यहाँ से स्टार्ट है ये, है ना, वेल्डेड एंड रिवेटेड जॉइंट्स। इसमें थोड़ा सा नजर मारते हैं सिंबल्स फॉर द वेल्डिंग। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कल की क्लास में। वी वर्ड जॉइंट होता है, यू वर्ड जॉइंट होता है, फिलेट वेल्ड होते हैं। ऑल डायग्राम्स आर गिवन हियर। सप्लीमेंट्री सिंबल्स कॉन्वेक्स, कॉन्केव, फ्लैट, ये भी बट वेल्ड के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। ये सब भी ठीक है, नो इशू। वेल्डिंग सिंबल्स, थोड़ा सा नजर मान लीजिएगा इसमें। ये है लाइन प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्ड्स। ये टेबल इंपॉर्टेंट है। जब भी हम उस पर काम करेंगे इसेंट्रिक लोडिंग पर, है ना, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट होगी, या हो सकता है कि हमें इसकी मॉडुलस की रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सिंगल वेल्डिंग है ना, सिंगल लाइन में वेल्डिंग है। ये दोनों कंपोनेंट सिंगल वेल्डिंग से जुड़े हुए हैं। यहाँ फोर्स आ रहा है, ठीक है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और उसके बीच में एक एसेंट्रिसिटी डिस्टेंस भी है, तो इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होगा। बेंडिंग मोमेंट के केस में आपको इनर्शिया की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो यहाँ रेडीमेड फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। यदि सिंगल लाइन में वेल्डिंग है तो आपका ये फॉर्मूला होगा ZW के लिए। तो आप इन फॉर्मूलाज को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एज पर ज्योमेट्री ऑफ द डायग्राम। अब यहाँ आप देखें तो यहाँ पे आपका डबल है ना, डबल वेल्डिंग हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ ये फॉर्मूला चेंज हो गया, यहाँ पैरेलल में डबल है, तो ज्योमेट्री चेंज होती जा रही है ना। ये L शेप में वेल्डिंग है, ये U शेप में वेल्डिंग है आपकी, ये भी U शेप में है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है आपकी वेल्डिंग, ठीक है, सर्कुलर शेप में है। तो ये टेबल्स आपके काम में आने वाली है। टॉर्जनल प्रॉपर्टीज में टॉर्क के टाइम पर ये टेबल्स काम में आएंगी, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। ये सारे कॉम्प्लिकेटेड, जैसे एक्स बार वाई बार भी आप निकाल सकते हैं, है ना। जरा होल्ड करना है, फॉर्मूलेज हो गए। अब उसके बाद ये सारे के बाद में ये स्ट्रेंथ दे रखी है, चलो ये ठीक है। तो बेसिकली मुझे फॉर्मूले ही दिखाने थे आपको, है ना। ये इलेक्ट्रोड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हैं, एक बार नजर मान लीजिएगा इसमें। ये टेबल आपकी काम आ सकती है वेल्ड साइज में। थिकर पार्ट टू बी जॉइंट थिकनेस के अकॉर्डिंग है, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फटीग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द इक्वेशंस फॉर वेल्डेड जॉइंट, ये तो हमने कल पढ़ा है ना। सिग्मा TL इक्वल टू HY√2, है ना, ये सब हमने कल पढ़ लिया है। आज हमको ये पढ़ना है एक्साइली लोडेड अनसिमेट्रिक वेल्डेड जॉइंट्स। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो उसके भी यहाँ पे फॉर्मूले दिए हुए हैं। L1Y1 इज L2Y2, L1 प्लस L2 इज L। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ग्रुप ऑफ वेल्ड्स, पोलर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे भी देखो ज्योमेट्री के हिसाब से एसेंट्रिक लोडिंग में तो प्राइमरी शियर स्ट्रेस, है ना, सेकेंडरी शियर स्ट्रेस, जैसे हम रिवेटेड जॉइंट में करते थे, लगभग उसी तरह का कंसेप्ट है। ये भी हम पढ़ेंगे आज, एसेंट्रिक लोडिंग। तो डाटा बुक पे नजर जरूर मार लीजिएगा, है ना। एसेंट्रिक लोडिंग इंपॉर्टेंट है, एक्साइल सिमेट्रिक इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूले जो हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और उसके जो फॉर्मूले, अब तो ये रिवेट आ गया है ना। बस इतना ही दिया हुआ है वेल्डिंग में। तो मैं इसे अब स्टॉप शेयर करता हूँ और आई एम जस्ट कमिंग टू माय PPT। सो PPT इज हियर, विजिबल है आप सभी को? यस सर। ओके, तो स्लाइड शो में मैं इसे जरा सा फुल कर लेता हूँ। तो ये सब हमने कल कर लिया था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना।
axially loaded unsymmetric welded joints. तो देखो इसमें क्या है, इसमें भी हम दो कंपोनेंट्स को बेसिकली ऐड कर रहे हैं, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, दिस इज द वेल्डिंग पोर्शन, दिस इज द वेल्डिंग पोर्शन, है ना। साइड व्यू में ये ट्रायंगुलर प्लेट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू में ये आपको लेंथ दिखाई दे रही है। सो L1 इज द लेंथ ऑफ द वेल्ड, है ना। हियर L2 इज द लेंथ ऑफ द वेल्ड। सो L1 एंड L2 आर नॉट इक्वल, L1 एंड L2 आर नॉट इक्वल, ठीक है। L1 और L2 आपस में इक्वल रखी जाती हैं कब, जब हमारा जॉइंट सिमेट्रिक हो, जब हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या हो, सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक से मेरा मतलब है, जैसे कि ये देखें आप, एक तो ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, तो ये एक एंगल है ना। तो एंगल में आप देखें कि एंगल इस तरह से, मान लीजिए कोई एंगल है, तो इसका जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस टॉप से होगी उसको तो हम कहेंगे y1, और बॉटम से जो डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे y2, ठीक है। तो ये y1 जो है वो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉप से, y2 इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। बिकॉज y1 इज नॉट इक्वल टू y2 इन केस ऑफ एंगल, है ना, दैट्स व्हाई इट इज अनसिमेट्रिक, है ना। यदि हमने यहाँ पर एंगल की जगह पर कोई ऐसी कंपोनेंट वेल्ड किया होता जिसमें y1 इक्वल टू y2 होता, तब वो सिमेट्रिक होता। तो जब सिमेट्रिक होगा तो उस केस में L1 इक्वल टू L2, मतलब दोनों लेंथ, वेल्डिंग लेंथ, दोनों वेल्ड लेंथ इक्वल रखी जाती हैं। अनसिमेट्रिक के केस में दोनों वेल्डिंग लेंथ इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। इक्वल क्यों नहीं होती हैं, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि ये फोर्स है P, ठीक है। इस फोर्स की वजह से इस वेल्ड लेंथ में एक फोर्स डेवलप हो जाता है, वो फोर्स है P1। ड्यू टू दिस फोर्स, a force P1 is produced in the weld length L1 and P2 is produced in the weld length L2, ठीक है। So I can write P equal to P1 plus P2. From the equilibrium point of view, I can say P equal to P1 plus P2. अवधेश सर थोड़ा सा स्लो बोल लीजिए। तो P equal to P1 plus P2, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन हो गई। अब देखिए P1 भी फोर्स है, P2 भी फोर्स है, तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर P1 की वजह से कुछ मूवमेंट जनरेट होगा, है ना। तो मूवमेंट क्या होगा, P1 by 1 होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे भी फोर्स मूवमेंट क्या होगा, P2 इंटू y2 होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो सिमेट्रिक के केस में तो दोनों मूवमेंट इक्वल हो जाते हैं, लेंथ इक्वल होती है ना। तो अनसिमेट्रिक के केस में हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2। दूसरा हम मोमेंट लें तो P1 by1 इक्वल टू P2 by2। ये भी इक्वल होना चाहिए मोमेंट के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए ये भी होना चाहिए। समेशन ऑफ द फोर्सेस मस्ट बी 0 एंड समेशन ऑफ द मोमेंट्स मस्ट बी 0। सो P1 by1 इक्वल टू P2 by2। P का मोमेंट तो 0 ही हो जाएगा, है ना। P, तो P passing from the center of gravity, that's why the moment of P will be 0. So P1 by1 equal to P2 by2। अब P1 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ P1 को क्या लिखा जा सकता है, सही। P1 फोर्स है, फोर्स क्या होता है, एरिया इनटू स्ट्रेस। कल भी बताया था मैंने, फोर्स क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस। तो अब एरिया कितना है आपका इस केस में, व्हाट इज द एरिया। तो मान लेते हैं कि इसका जो थ्रोट है वो T है, इस फ्लैट का जो थ्रोट है वो T है। अब लेंथ कितनी है, L1, तो एरिया कितना हो गया, T टाइम्स L1, है ना। और फोर्स P1 कैन बी रिटन एज T टाइम्स L1, दिस इज द एरिया, एंड एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा इसमें बताओ जरा, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा या टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। नेचुरली शियर स्ट्रेस ही डेवलप होगा, क्योंकि पैरेलल फ्लैट वेल्ड है ना। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो है वो वेल्ड लाइन के पैरेलल है। सो P1 कैन बी रिटन एज TL1 into tau। सिमिलरली
P2 कैन बी रिटन एज, यहाँ पर भी थ्रोट T होगा, लेंथ कितना है L2, सो एरिया इज TL2 मल्टीप्लाइड बाई टाउ, दिस कैन बी रिटन एज। ठीक है, अब हम फोर्स P को क्या लिख सकते हैं, P can be written as throat is T. What is the length? For this force, the total length is L1 and L2. So I can write, or L, let the length is L. So it is TL tau. ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये जो है ना तीन तो फोर्स की इक्वेशन है, 2, 3, 4 आर द इक्वेशन ऑफ द फोर्सेस। तो यदि इन फोर्सेस की इक्वेशन को यहाँ पुट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, P equal to P1 plus P2, P can be written as TL tau, P1 can be written as TL tau, TL1 tau plus TL2 tau, T cancel out, tau cancel out, so you have L equal to L1 plus L2, L equal to L1 plus L2। तो ये कंडीशन निकल के आती है कि टोटल वेल्ड लेंथ शुड बी L equal to L1 plus L2, है ना। तो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा इसमें तो, हाँ इसमें बोलिए। यस सर आपने यहाँ मोमेंट इक्वल किया है सर, ये इक्वल होगा यहाँ पे सर? हाँ मोमेंट इक्वल होगा, मोमेंट इसलिए इक्वल होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, कोई भी पार्ट है हमारा तो इक्विलिब्रियम में ही है ना। यस सर। हाँ, और इक्विलिब्रियम मेंटेन कब होगा, जब फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वेल्ड में इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हो रहे हैं उनकी वजह से हमारा जो कंपोनेंट है ना तो एक्साइल मोशन होनी चाहिए ना रोटेटरी मोशन होनी चाहिए। तो रोटेटरी मोशन को स्टॉप करने के लिए हमने बेंडिंग मोमेंट को इक्वल किया है। तो हमें एक इक्वेशन तो मिल गई है L1 प्लस L2। मैं जरा सा इसे अभी क्लियर कर देता हूँ पहले। तो देखो मैं मोटी मोटी बातें यहाँ लिख देता हूँ। एक तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है, जिससे हमने निकाल लिया L इक्वल टू L1 प्लस L2। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम इसका यूज करेंगे डायरेक्टली। एक दूसरी इक्वेशन होती है P1 Y1 इक्वल टू P2 Y2। यदि हम इसमें P1 की वैल्यू पुट कर दें, P1 क्या है, T L1 टाउ इंटू Y1 इक्वल टू P2 क्या है, T L2 टाउ इंटू Y2। T और T कैंसिल आउट, टाउ एंड टाउ कैंसिल आउट, तो आपको मिला L1 Y1 इक्वल टू L2 Y2। So this equation is important. So equation 1 and equation 2 are important, which are used in solving the numericals based on the unsymmetric welded joints. ठीक है, अब इन इक्वेशंस की हेल्प से हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी। So this is the numerical, ठीक है, 200 by 100 by 100 एंगल। ठीक है, एंगल की तीन डायमेंशन है, एक तो 200, ठीक है, एंगल की हाइट मान लीजिए आप, है ना, एंगल की लेग, फर्स्ट लेग की डायमेंशन है, सेकंड डायमेंशन इज 100 एंड थर्ड डायमेंशन इज थिकनेस। सो थिकनेस इज गिवन T 10 mm, इट इज गिवन 10 mm। ठीक है, 200 by 100 by 10 का हमें ये एंगल मिला। अब इस एंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, बताओ कौन कौन बता सकता है। 200 by 100 by 10 एक एंगल है, मैं दोबारा से बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया। ठीक है, ये 200, ये 100, ये 10, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा। यदि मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूं, ठीक है, और इस पूरे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, दो पार्ट में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना होगा जरा बताइए। फर्स्ट पार्ट का एरिया 200 into 10, 2000 is the area for the first part, and what is the area for the second part, 1000, बताइए। 1000, नो 1000 नहीं होगा, 900 होगा। ध्यान से देखिए, 100 में से पहले तो 10 माइनस हो गया, yes sir, यानी कि 90, और 90 into 10 तो 900 एरिया हो गया। ठीक है, अब हमारा जो
वाई बार का फॉर्मूला होता है, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। अब देखो a1 की वैल्यू तो 2000 है, ये तो a1 है 2000, a2 आपका 900 है। अब आपको y1 और y2 और चाहिए, तो इस ओरिजिन से पहले वाले रेक्टेंगल का सेंटर G1 कितनी हाइट पर है? फर्स्ट रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 यहाँ ओरिजिन से कितनी हाइट पर है? 100 ये पूरा 200 है, तो 200 का हाफ हो गया, तो हमारे केस में y1 हो गया 100। अब y2 बताइए कितना होगा? 5 y2 हो जाएगा केवल 5, 10 का हाफ हो जाएगा। तो y1 भी अवेलेबल है, y2 भी अवेलेबल है, देन यू कैन फाइंड y बार, है ना? तो y बार निकाल लोगे बड़े आराम से आप। yes तो जरा y बार सॉल्व करके बताइए कितना आता है, प्लीज सॉल्व। वैल्यूज रख देता हूँ, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 1000 1000 है 2000 है 2000 2000 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 900 multiplied by 5 divided by a1 plus a2 means so 29, 70.51 70.51 मिलीमीटर। ये हमारा वाई बार आ गया है ना। तो ये जो वाई बार आया है ये कहाँ से डिस्टेंस है? ओरिजिन से हाइट है ये, है ना। तो ये जी जो है हमारा, ये ओरिजिन मतलब नीचे से ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी एक्चुअल में क्या कहलाएगी यहाँ पे? y2, है ना। एक्चुअल में ये y2 है, अब वो y2 अलग है जो अभी हमने y बार में यूज किया है। उस y2 और इस y2 में कंफ्यूज मत होइए, है ना। तो ये y बार जो आया है वो हमारा एक्चुअली में y2 है, तो 70.51 तो हो गया y2। समझ में आ रही है बात? यही तो y बार है, ओरिजिन से जो हाइट है। तो y2 हो गया 70.51 और y1 आप निकाल सकते हैं टोटल 200 में से माइनस करके। तो 200 में से 70.51 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 129.48 129.48। तो ये हमारा y1 हो गया, ठीक है। अब देखिए y1 हमें पता है, y2 हमें पता है, ठीक है। L1 और L2 अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमसे वो पूछ क्या रहा है। तो देखिए एंगल इज वेल्डेड टू ए स्टील प्लेट, ठीक है। तो ये स्टील प्लेट है, दिस इज द स्टील प्लेट और दिस इज द एंगल। By means of a fillet weld as shown in figure, the angle is subjected to a force of 150 kilonewton. तो ये फोर्स की वैल्यू भी दे रखी है P, ठीक है। फोर्स की वैल्यू P दे रखी है 150 किलोन्यूटन। तो P इक्वल टू क्या होता है? TL टाउ, यही तो होता है ना, TL टाउ होता है। तो ये लिखा जा सकता है 150 इंटू 10 टू द पावर 3, ये मैंने न्यूटन में चेंज कर लिया, ठीक है। थ्रोट की वैल्यू आप कितनी लेंगे बताइए? थ्रोट की वैल्यू आप लेंगे h/√2 होता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं h कितना है? प्लेट की थिकनेस के बराबर ही तो लेग है, तो लेग की वैल्यू कितनी है? 10। तो जब लेग की वैल्यू 10 है तो थ्रोट की वैल्यू कितनी हो गई? h/√2। तो एक तरह से 10/√2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10/√2, ये हमारा हो गया t। एल अभी हमें पता नहीं है, टाउ की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। द परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द वेल्ड इज 70, सो टाउ इज गिवन 70, ठीक है। तो अब इस पूरी इक्वेशन में एल अननोन है, तो आप यहाँ से एल कैलकुलेट कर लीजिए, बताइए कितना आएगा एल? so 303.04 ना 303.04 mm 303.04 mm, ये हमारी वेल्ड लेंथ है। मतलब इतनी वेल्ड लेंथ रिक्वायर्ड है इस अनसिमेट्रिक सेक्शन को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, इतनी वेल्डिंग की लेंथ रिक्वायर्ड है, अन्यथा हमारा जॉइंट सेफ नहीं रहेगा। डिजाइन को सेफ होने के लिए दिस मच लेंथ इज रिक्वायर्ड, ठीक है, 303 mm। अब इस 303 mm के दो पार्ट हैं, एक L1 और एक L2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं L1 प्लस L2 इक्वल टू 303.04। एक इक्वेशन तो ये हो गई आपकी, L1 प्लस L2 इक्वल टू 303.04। यहाँ तक समझ में आ गया?
दोनों मिला के 303 होना चाहिए। अब एक इक्वेशन हमारे पास है L1y1 इक्वल टू L2y2, दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब इसमें देखो y1 क्या हमें पता है, यस y1 की वैल्यू है 70.51, तो 70.51 L1 इक्वल टू y2 की वैल्यू है 129.48, so it is 129.48 L2, this is my equation number B। अब देखो इक्वेशन ए को देखो और इक्वेशन बी को देखो, कितने अननोन है टोटल, 2 दो अननोन है और दो इक्वेशन है, तो दे कैन बी सॉल्व्ड, है ना, आराम से L1 L2 को कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके आप L1 बता दीजिए और L2 बता दीजिए, कर दीजिए सॉल्व फटाफट। और क्वेश्चन में हमसे L1 और L2 ही पूछा गया है, क्योंकि लास्ट लाइन देखिए, डिटरमिन द लेंथ ऑफ द वेल्ड एट द टॉप एंड द बॉटम। तो जो टॉप पे लेंथ है वो हमारी क्या है, L1 है, और जो बॉटम पे लेंथ है वो हमारी क्या है, L2 है। ठीक है, L1 इक्वल टू आएगा 107.178 mm। L1 आपका आ गया 107.78 mm और 178 होगा, L2 होगा 196.22। 196.22, दोनों को जोड़ के 303 आ रहा होगा, है ना। यस सर, गुड, तो वहाँ पे 178 होगा, 107.178। 178, ठीक है, 1 लगा दिया उसमें, है ना। तो ये हमारा L1 और L2 आ गया। तो ये क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया। ये इस तरह के क्वेश्चंस गेट में भी आ जाते हैं और ये एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको कुछ करना कुछ नहीं है, स्टेप्स क्या हैं देखो। सबसे पहले आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए वही वाई बार का फॉर्मूला लगा लो, सिंपल। एक्स बार से कोई मतलब नहीं है यहाँ, हमको हाइट वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए। एक्स बार इज नॉट नीडेड, ओनली वाई बार इज नीडेड। सो वाई बार फाइंड करिए। जैसे ही वाई बार फाइंड हो गया, मतलब आपको y1 और y2 पता लग जाएंगे, एक्चुअल y1 y2। ठीक है, जब y1 y2 पता लग जाएंगे तो फिर L1 y1 इक्वल टू L2 y2 इक्वेशन है, तो उससे हमारी एक इक्वेशन B बन जाएगी। दूसरा फोर्स हमें गिवन है, फोर्स इक्वल टू से हमारा टोटल लेंथ निकल जाएगी। टोटल लेंथ L1 प्लस L2 होती है, तो L1 प्लस L2 की एक इक्वेशन बन जाएगी। तो केवल दो ही इक्वेशन होती हैं, एक होती है L1 y1 इज L2 y2, दूसरी होती है L इक्वल टू L1 प्लस L2, और तीसरी मानो तो P इक्वल टू TL टाउ। बस इन तीन इक्वेशन से कोई भी न्यूमेरिकल अनसिमेट्रिक का सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। ठीक है, एक बार देखो अनसिमेट्रिक के केस को थोड़ा सा आप ऐसे नोट कर लो। सबसे पहले वाई बार फाइंड करो, वाई बार फाइंड होते ही y1 y2 पता लग जाएंगे। फिर L1 y1 बराबर L2 y2 एक इक्वेशन यूज करो। फिर L इक्वल टू L1 प्लस L2 यूज करो। L को निकालने के लिए P इक्वल टू TL टाउ होता है। बस इतना ही कहानी होती है किसी भी अनसिमेट्रिक को सॉल्व करने में। यदि आपका एक कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं अब चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसेंट्रिक लोडेड वेल्डेड जॉइंट्स इन प्लेन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आप देखिए कितनी जगह वेल्ड हो रही है। एक तो यहाँ वेल्ड हो रही है W1 और एक वेल्ड हो रही है W2। ठीक है, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ओवरलैपिंग कर रही है दोनों प्लेटें, दोनों प्लेटें ओवरलैपिंग कर रही हैं। तो कैसा जॉइंट हुआ, लेफ्ट जॉइंट हुआ या बट जॉइंट हुआ, है ना। कैसा जॉइंट हुआ बताओ, लेफ्ट जॉइंट है। फ्लैट या लेफ्ट जॉइंट हो गया एक तरह से, है ना। फ्लैट जॉइंट बोल दो या लेफ्ट जॉइंट, वेल्डिंग में फ्लैट भी बोल सकते हैं, लेफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैट जॉइंट है। जब इसको साइड से देखेंगे तो हमको यहाँ पे ट्राइंगल नजर आएगा, फ्लैट नजर आएगा। ठीक है, तो ये दो जगह वेल्डिंग हो रही है। ठीक है, अब ये हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका है, वेल्ड सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सबसे पहला स्टेप होता है टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वेल्ड सिस्टम। ठीक है, देखो रिवेट की तरह ही है। रिवेट में क्या करते थे, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिवेट सिस्टम। यहाँ पे रिवेट सिस्टम की जगह वेल्ड सिस्टम, कोई चेंज नहीं, लगभग एक जैसा ही।
अब आप देखें फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इसेंट्रिक लोडिंग। ये इसेंट्रिक लोडिंग है, ठीक है। अब इस इसेंट्रिक लोडिंग को सॉल्व करने के लिए इस फोर्स को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब भी कोई फोर्स पैरेलली शिफ्ट होता है तो अपने साथ में वो मूवमेंट लेके आता है, मोमेंट, यस सर। ठीक है। तो देखो सेकंड फिगर में आप देखेंगे कि फोर्स हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर शिफ्ट किया तो वो अपने साथ ये मूवमेंट लेके आया, ये m जो है मूवमेंट है, तो मूवमेंट लेके आया। अब हमारी सिचुएशन ये हो गई। अब इसको फिर थर्ड और फोर्थ में डिवाइड कर दिया गया है प्लस करके। एक पार्ट में तो केवल फोर्स दिखाया है और दूसरे पार्ट में केवल मूवमेंट दिखाया है, ठीक है। एक बार फिर से समझो, इसेंट्रिक सिस्टम को पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे शिफ्ट करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक फोर्स होगा, एक मूवमेंट होगा, ठीक है। फिर उसको हमें समेशन के फॉर्म में दिखाना है कि एक तो फोर्स है एक फिगर में और एक फिगर में मूवमेंट है। तो इस फोर्स की वजह से प्राइमरी शियर स्ट्रेस डेवलप होंगे, रिवेट में भी डेवलप होते थे। इसकी वजह से प्राइमरी शियर स्ट्रेस डेवलप होंगे और मूवमेंट की वजह से सेकेंडरी शियर स्ट्रेस डेवलप होंगे, सेकेंडरी शियर स्ट्रेस डेवलप होंगे। रिवेट में भी ऐसा ही हो रहा था, प्राइमरी शियर फोर्स, सेकेंडरी शियर फोर्स। यहाँ पे प्राइमरी शियर स्ट्रेस और सेकेंडरी शियर स्ट्रेस। अब देखो जब प्राइमरी शियर भी एक्ट कर रहा है, सेकेंडरी शियर भी एक्ट कर रहा है वेल्ड पर, है ना। अब वेल्ड में बहुत सारे पॉइंट हैं, वेल्ड में बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे मैं पॉइंट मार्क कर दूं, मान लो यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। 4 पॉइंट हैं, यहाँ भी दिखा सकता हूँ ए बी सी डी। तो इस फोर्स की वजह से इस ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर और बीच में कोई पॉइंट ले लो, ई पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर, जी पॉइंट पर, ढेर सारे पॉइंट है वेल्ड के अंदर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर इन दी वेल्ड। तो हर पॉइंट पर स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना। हर पॉइंट पर स्ट्रेस डेवलप होगा, प्राइमरी शियर स्ट्रेस। तो प्राइमरी शियर स्ट्रेस हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म डेवलप होगा, है ना। तो उसकी वैल्यू इक्वल होती है हर जगह। तो इनमें से कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, तो जनरली हम उन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा डिस्टेंस पे लाई करते हैं। जैसे ए पॉइंट का डिस्टेंस ई पॉइंट की डिस्टेंस से ज्यादा है, तो ए पॉइंट यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। क्योंकि सेकेंडरी शियर स्ट्रेस जो होते हैं वो ए पॉइंट पे ज्यादा होंगे और ई पॉइंट पे कम होंगे, ठीक है। सेकेंडरी शियर स्ट्रेस उस पॉइंट पे ज्यादा होते हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फारदेस्ट होता है, जो ज्यादा डिस्टेंस पे लाई होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो जरा सा इसकी मैं इंक क्लियर करता हूँ। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, तो उसमें आप देखना, बस एक इस फिगर पे कंसंट्रेट करेंगे और एक इस फिगर पे कंसंट्रेट करेंगे। इस फिगर से हमको प्राइमरी शियर स्ट्रेस मार्क करना है। तो प्राइमरी शियर स्ट्रेस कैसे मार्क करेंगे, देखो इस P की वजह से इस पॉइंट पे प्राइमरी शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो प्राइमरी शियर स्ट्रेस मैंने नाम दे दिया τ1, ठीक है, पॉइंट ए पर। पॉइंट बी पे भी डेवलप हो जाएगा τ1, बल्कि ये हर जगह डेवलप होगा, हर पॉइंट पे डेवलप होता है। तो मैं मेन ए और बी पॉइंट का दिखा दिया और सी पॉइंट का भी दिखा देते हैं। इट इज τ1 और इट इज τ1, ठीक है। अब आप देखना फोर्स की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, तो स्ट्रेस की डायरेक्शन अपवर्ड दिखाइए, अपोजिट होगी। यदि फोर्स डाउनवर्ड है तो स्ट्रेस विल बी अपवर्ड। इफ फोर्स इज अपवर्ड देन स्ट्रेस विल बी डाउनवर्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे प्राइमरी शियर स्ट्रेस हो गए τ1 τ1 τ1। तो τ1 इज द प्राइमरी शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो क्वेश्चंस में ये बड़े आराम से निकल जाता है। अभी एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, P दिया होता है, अब P डिवाइडेड बाई एरिया कर दो तो स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो जब फोर्स पता है और एरिया कितना लोगे, बताओ इसका एरिया कितना होगा वेल्ड का। वेल्ड का एरिया लेने के लिए वेल्ड की लेंथ पता होनी चाहिए। तो अब इसका थ्रोट कितना है T, लेंथ कितनी है L, तो एरिया कितना हो गया TL, TL एरिया हो गया। इस नीचे वाले बॉटम वाली वेल्ड का भी एरिया TL हो गया।
top वाला area TL, bottom वाला area TL, total area is TL plus TL is twice TL. So total area in this case is twice TL. When the force divided by the total area, it will give you the stress, that is tau1. मेरी बात समझ में आई? इस प्राइमरी शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करना है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. अब एरिया कैसे निकालोगे? थ्रोट इनटू लेंथ. थ्रोट इनटू लेंथ, TL. ऊपर भी TL, नीचे भी TL. अब यहाँ पे दो जगह वेल्डिंग है. यदि एक ही जगह वेल्डिंग होती, मान लो बॉटम में वेल्डिंग ना होती, तो आपका एरिया केवल TL होता है. यदि इधर भी वेल्डिंग होती थर्ड साइड में, तो आपका एरिया और बढ़ जाता है. ठीक है, तो आपको टोटल एरिया काउंट करना है हमेशा. So I think this part is over, primary shear stress. Now come to the secondary shear stress. Due to this moment, secondary shear stress is developed, and secondary shear stress is given by tau2. Tau2 is the secondary shear stress. So secondary shear stress के लिए हम formula use करेंगे mt r by j. mt r by j, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा. टॉर्जन इक्वेशन आपने देखी हो, mt by j इक्वल टू tau by r. तो यहाँ से शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनता है? mt इंटू r by j, यही बनता है. तो mt जो है ये तो टॉर्क है ना. तो टॉर्क, तो ये जो m है यही टॉर्क है. तो mt r by j बोलो चाहे m r by j बोलो, बात एक ही है ना. m बोलो चाहे mt बोलो, जो भी आपको डिफरेंस देना है. तो m तो निकल ही जाएगा. m क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स हमारा p है, डिस्टेंस हमारी e है. तो m इक्वल टू p इंटू ई. m तो हमें आसानी से मिल जाएगा. अब r जो होता है वो होती है डिस्टेंस. तो इस पॉइंट से a पॉइंट का डिस्टेंस हम मान लेंगे r1, b पॉइंट का मान लेंगे r2, c पॉइंट का r3, d पॉइंट का r4. देख लेंगे कौन से पॉइंट की डिस्टेंस ज्यादा है ना. यहाँ पर r1, r2, r3, r4 सब इक्वल आएगा. r1, r2, r3, r4 सब इक्वल है, क्योंकि सिमेट्रिक है तो इक्वल है ना. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इक्वल है, लेकिन कुछ और एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं जहां पे r1, r2, r3, r4 अनइक्वल होंगे. जैसे ही अनइक्वल होंगे तो हमें यहाँ पर वो r का यूज करना है जो फारदेस्ट हो, वहीं पर सेकेंडरी शियर स्ट्रेस ज्यादा होगा. एंड j इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब इस इनर्शिया को आप कैसे फाइंड करेंगे? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने के लिए आप डाटा बुक में जाएंगे. डाटा बुक में आप अपनी ज्योमेट्री, ये वाली ज्योमेट्री तलाश करेंगे जहां पे दो जगह वेल्डिंग हो. मैंने अभी डाटा बुक आपको इसी वजह से दिखाई है क्लास की स्टार्टिंग में. तो वहां पे आपने इस तरह की ज्योमेट्री देखी. ये ज्योमेट्री वाले फिगर पे आप पहुंच जाइए. वहां पर जे का फॉर्मूला दिया हुआ है डाटा बुक में. उस फॉर्मूले को यूज करिए. उस फॉर्मूले से जे निकल जाएगा. m निकल गया, r निकल गया, j निकल गया, तो आपका प्राइम सेकेंडरी शियर स्ट्रेस निकल जाएगा. ठीक है, तो सेकंड पार्ट इज ओवर. अभी न्यूमेरिकल क्या था? r is the distance of the point from the center of gravity. So g is the center of gravity, a is the point. So distance of a from g is r, है ना. तो सर, if you are working at point a, then this distance, working at point b, then this distance. तो हर पॉइंट पर सेकेंडरी शियर स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग होगी, है ना. if distance is different, then value will be different. distance is same, then value will be same. सर. हाँ बोलिए सर, सेकेंडरी शेयर में सर आपने फॉर्मूला कौन सा बताया था? mt r by j. ये टॉर्जनल इक्वेशन है ना. यस सर, ये टॉर्जनल. यहाँ से टॉ क्या हो गया? mt इंटू r डिवाइडेड बाई j. और ये mt क्या है? p इंटू ई. r आपका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पॉइंट का, जिस भी पॉइंट को आप कंसीडर कर रहे होंगे उस पॉइंट का डिस्टेंस है. और j जो है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसके लिए आप dd बुक का हेल्प ले लेंगे. ठीक है, तो सेकेंडरी शियर स्ट्रेस आ जाएगा. अब प्राइमरी स्ट्रेस भी आ गया, सेकेंडरी स्ट्रेस भी आ गया, तो अगला स्टेप क्या होगा? रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस का होगा. रिवेट में भी तो यही किया था. प्राइमरी शियर फोर्स निकाला था, सेकेंडरी शियर फोर्स निकाला था, फिर रिजल्टेंट शियर फोर्स निकाला था. और रिजल्टेंट शियर फोर्स जिस रिवेट पर ज्यादा था वो हमारा हेवीली लोडेड रिवेट. याद आ रहा हो आपको? वो हमारा हेवीली लोडेड रिवेट था. तो यहाँ वेल्ड में भी यही करेंगे. tau1 हमारा प्राइमरी शियर स्ट्रेस है, tau2 हमारा सेकेंडरी शियर स्ट्रेस है ना. तो उसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. अब जरा मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाता हूँ. मान लीजिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, इस वाले फिगर में बना देता हूँ. तो देखो इस पॉइंट पे प्राइमरी शियर स्ट्रेस tau1, यहाँ पे प्राइमरी शियर स्ट्रेस tau1 इक्वली होता है ये तो हर पॉइंट पे.
इस पॉइंट पे प्राइमरी शियर स्ट्रेस τ1, इस पॉइंट पे प्राइमरी शियर स्ट्रेस τ1। मैंने बाउंड्री के पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं, 4 मेन पॉइंट हैं जहां पे फेल्योर के चांसेस होंगे, है ना। तो ये मेन पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए, सभी पॉइंटों को कंसीडर करना पॉसिबल नहीं है, तो जो पॉइंट फारदेस्ट होते हैं, बाउंड्री की तरफ होते हैं, उनको कंसीडर करके मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो प्राइमरी शियर फोर्स आ गए, अब मैं सेकेंडरी शियर फोर्स दिखाऊंगा। तो सेकेंडरी शियर फोर्स के लिए क्या रूल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पॉइंट से जोड़ो, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद उस लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आप एरो मार्क करो। क्या मार्क करो, एरो। अब किसी भी लाइन पे एरो जो होगा या तो राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा, है ना। अब राइट साइड लगाऊंगा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट बन जाएगा, लेफ्ट साइड लगाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन जाएगा। तो अब मुझे ये देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट किसकी है, क्लॉकवाइज की है या एंटी क्लॉकवाइज की है। तो देखिए इस पॉइंट पर इस फोर्स की वजह से कैसा मूवमेंट बन रहा है, बताओ। क्लॉकवाइज। इस पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कैसा मूवमेंट बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है ना। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, इस एरो को ऐसे लेके आते हैं, यूं ऐसे लेके आते हैं। यदि इस तरह से आप एरो को लेके आओगे दैट इज रॉन्ग, है ना। ऐसा नहीं है, आपको शॉर्टेस्ट रूट अप्लाई करना है। सो दिस इज दी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और क्लॉकवाइज मूवमेंट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। देखो रिवेट में हमने जो डायग्राम बनाए थे वो एक्शन बेस्ड बनाए थे, है ना। यदि फोर्स डाउनवर्ड है तो प्राइमरी शियर फोर्स भी डाउनवर्ड है। यदि क्लॉकवाइज मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हमने क्लॉकवाइज ही दिखा दिया, एक्शन बेस्ड थे। यहाँ पे हमारा जो डायग्राम बन रहा है वो रिएक्शन बेस्ड बन रहा है। रिएक्शन बेस्ड मतलब उल्टा करना है आप। जैसे फोर्स डाउनवर्ड है तो स्ट्रेस अपवर्ड है, जैसे मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो प्राइमरी शियर स्ट्रेस का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए फॉर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मुझे एरो इस तरह से लगाना है कि हमारा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज बन जाए। तो बताओ लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, मुझे लेफ्ट की तरफ एरो लगाना पड़ेगा। ये लेफ्ट की तरफ एरो लगाया तो इस एरो की वजह से ये कैसा मूवमेंट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रिक्वायर्ड है। तो τ2 हो गया। अब τ1 और τ2 के बीच में एंगल कितना है, दिस इज द एंगल थीटा। τ1 और τ2 के बीच में एंगल क्या है, थीटा, θ1 बोल देते हैं इसको। अब इस पॉइंट के लिए आ जाओ, इस पॉइंट पर इसको फिर जोड़ो, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और अब एरो लगाओ। एरो बनाना है मुझे एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, तो एरो ऐसे आएगा। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना कि एरो ऐसा क्यों आया। इधर एरो इसलिए आया क्योंकि मुझे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, ठीक है, तभी तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। इधर एरो लगाऊंगा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट बन जाएगा। चलिए अब सी पॉइंट पे आते हैं, है ना। ये मेरा τ2 हो गया। अब देखो τ1 और τ2 के बीच में एंगल कितना है, θ2। बताओ θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है, आइडिया से बताओ। θ1 बड़ा है। तो जब दो स्ट्रेस के बीच में, दो वेक्टर के बीच में एंगल ज्यादा है तो रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, या एंगल कम होगा तो रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, बताओ। पैरेललोग्राम के लॉ से रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय τ1 स्क्वायर प्लस τ2 स्क्वायर प्लस 2 τ1 τ2 cos ऑफ थीटा। ये तो फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का। तो τ1 प्राइमरी शियर स्ट्रेस है, τ2 सेकेंडरी शियर स्ट्रेस है, और ये आर ना बोल के हम इसको बोलते हैं रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस, τr। इट इज τr, रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस। तो अब इस पॉइंट के लिए देखें तो θ1 ज्यादा है ना, और इस पॉइंट के लिए देखें तो थीटा कम है। तो जब दो फोर्सों, दो वेक्टर के बीच में एंगल कम होता है तो रिजल्टेंट ज्यादा आता है ना। जहां रिजल्टेंट ज्यादा आएगा वहीं पर फेल्योर होने के चांसेस होते हैं। तो रिजल्टेंट दोनों बातों पर डिपेंड करता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और वेक्टरों के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ये पता करना है कि कौन सा पॉइंट हैवीली लोडेड है। दिस पॉइंट इज हैवीली लोडेड, और दिस पॉइंट, और दिस पॉइंट, और दिस पॉइंट। यू हैव टू सर्च विच पॉइंट इज हैवीली लोडेड इन वेल्डिंग। बस उसी पॉइंट पर हम अपनी डिजाइन इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, अभी 2 ही पॉइंट का बना है। तीसरे पॉइंट को जोड़िए, ये जोड़ा, जोड़ने के बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बताओ एरो किधर आएगा,
बता दो, समझा दो मुझे। एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, एरो बताओ, ऊपर आएगा नीचे आएगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा, शाबाश। अब दोबारा से इसको बताओ, इसको जोड़ा, इसका परपेंडिकुलर किया, बताओ एरो की तरफ ऊपर है ना। गुड, समझ गए बस आप लोग। हमने ये रिएक्शन बेस्ड डायग्राम बनाया है ना। चाहे आप एक्शन बेस्ड बना लें चाहे रिएक्शन बेस्ड बना लें, दोनों से आंसर सेम आते हैं, दोनों से आंसर सेम आते हैं। क्यों आते हैं आंसर सेम? देखो, जैसे टॉ1 मान लीजिए ऊपर है, टॉ2 मान लीजिए मेरा ऐसे है, अब मैं इसका जस्ट अपोजिट कर दूं तो क्या होगा? टॉ2 नीचे आ गया, टॉ1 नीचे आ गया, टॉ2 का भी अपोजिट कर दिया, ये भी अपोजिट हो गया। तो ये एक्शन बेस्ड हो गए, ये रिएक्शन बेस्ड हो गए। इनके बीच में एंगल पहले भी थीटा था, अभी भी एंगल थीटा है, तो फिर रिजल्टेंट क्यों बदलेगा? जब मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, थीटा नहीं बदल रहा, तो रिजल्टेंट क्यों बदलेगा? रिजल्टेंट भी सेम आएगा। तो इसी वजह से चाहे आप एक्शन बेस्ड डायग्राम बना लें चाहे रिएक्शन बेस्ड डायग्राम बना लें, रिजल्टेंट नहीं बदलता, रिजल्टेंट सेम आता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि हम एक्शन को फॉलो करें या रिएक्शन को फॉलो करें। ठीक है। रिवेट के केस में क्योंकि हम फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो वहां आप एक्शन बेस्ड फॉलो कर लें, और वेल्डिंग के केस में क्योंकि हम स्ट्रेस पे काम कर रहे हैं और स्ट्रेस फोर्स के जस्ट अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे हम रिएक्शन बेस्ड डायग्राम का यूज कर लें वेल्डिंग में, मेरे हिसाब से। बाकी आपकी चॉइस है, जैसे भी चाहे। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब देखो, टॉ1 टॉ2 और एंगल थीटा1, तो आप यहाँ पे TR1 निकाल लेंगे, रिजल्टेंट स्ट्रेस एट पॉइंट 1। इसी तरह से रिजल्टेंट स्ट्रेस एट पॉइंट 2, रिजल्टेंट स्ट्रेस एट पॉइंट 3, रिजल्टेंट स्ट्रेस एट पॉइंट 4। 4 पॉइंट है। इन चारों में फिर आप ये देखेंगे कि कौन सा रिजल्टेंट स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, उसी पॉइंट पर फेल्योर होने के चांसेस। फिर उसी पॉइंट पर हम डिजाइन इक्वेशन अप्लाई करके वेल्ड लेंथ या जो भी हमें अननोन होगा, उस अननोन को, या थ्रोट अननोन होगा तो थ्रोट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरी हो गई इसेंट्रिक लोडिंग की। अब जरा सा इसी को न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं और फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। हाँ बोलिए सर। जरूरी इसमें रिएक्शन बेस करें, एक्शन भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है ना, स्ट्रेस है। यस सर। स्ट्रेस जनरली अपोजिट दिखाना चाहिए फोर्स के, है ना। स्ट्रेस की डेफिनेशन ही होती है ना, अपोजिट लगता है वो फोर्स। यस सर। यदि नहीं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आप चाहें तो बना सकते हैं। ओके सर। तो देखो, ये यही वाली बातें इसमें दिखा रखी हैं। ये टॉ1 है प्राइमरी। अब देखो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया है ना, सबका ये फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे दिखाया है। अब देखो, ये टॉ1 है, ये टॉ2 है, तो लॉग पैरेललोग्राम से ये रिजल्टेंट है। नहीं, लॉग पैरेललोग्राम से ये क्या है, इसका रिजल्टेंट है इस पॉइंट का। ये इस तरह से रिजल्टेंट निकाल। ये क्लियर है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, ए वेल्डेड कनेक्शन as shown in figure is subjected to an eccentric force of 7.5 किलोन्यूटन। ये देखो, फोर्स की वैल्यू दे रखी है आपको 7.5, है ना। न्यूटन में वर्क कर लीजिए, 7500 न्यूटन हो गया। सब्जेक्ट टू एन एसेंट्रिक को डिटरमिन द साइज ऑफ द वेल्ड। अब साइज ऑफ द वेल्ड का क्या मतलब है बताओ? साइज ऑफ द वेल्ड का मतलब होता है, जैसे ये फिलेट है तो इसको क्या बोलते हैं? एच। एच मतलब क्या है? लेग, लेग ऑफ द वेल्ड। इस लेग को ही साइज ऑफ द वेल्ड भी बोला जाता है। दोनों बातें एक ही हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? एच निकलवा रहा है, ठीक है, आपसे एच फाइंड करवा रहा है। तो अब इस डायग्राम में एच कहां पर है? यदि इस ट्रायंगल को देखिए तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी एच है बेसिकली, ठीक है। इफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए शियर स्ट्रेस, है ना। तो अब इस वेल्ड में आप देखें, ये वाले पॉइंट पे कुछ रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस आएगा, इस वाले पॉइंट पे कुछ रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस आएगा, इस वाले पॉइंट पे कुछ TR3 आएगा, इस पॉइंट पे कुछ TR4 आएगा। रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं, रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस। टी बोल दो या टाउ बोलो, बेसिकली टाउ R1, टाउ R2, टाउ R3 और टाउ R4, या सिंपल भाषा में कह सकते हो, यहाँ पॉइंट 1 का शियर स्ट्रेस, रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस, पॉइंट 2 का, पॉइंट 3 का, पॉइंट 4 का। इन चारों में यदि सब 100 से कम है, इन चारों में यदि सारे के सारे 100 से कम है, क्योंकि हमारा परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना है? 100 है। यदि 100 से कम है, इसका मतलब हमारा ये वेल्ड जॉइंट सेफ है। यदि किसी पॉइंट पर शियर स्ट्रेस 100 से अधिक हो गया तो हमारा वेल्ड जॉइंट उसी पॉइंट से क्रैक हो जाएगा, है ना, फेल्योर हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है? हैवीली लोडेड पॉइंट्स को तलाश करना है।
प्रोसीजर वही रहेगा, पहले प्राइमरी शियर स्ट्रेस, फिर सेकेंडरी शियर स्ट्रेस, फिर रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस, और इन चारों में से सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेस हो उसको 100 के इक्वल रख के सॉल्व कर दो, उसको 100 के इक्वल रख के आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप क्या है, प्राइमरी शियर स्ट्रेस। तो पहले प्राइमरी शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं। प्राइमरी शियर स्ट्रेस कैसे निकलेगा? स्टेप नंबर 1, प्राइमरी शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 7500 न्यूटन में, और एरिया कितना है बताओ, एरिया कितना है, इसका एरिया TL, इसका एरिया TL, टोटल एरिया 2TL लिखा जा सकता है, एरिया इज 2TL। अब L की वैल्यू कितनी है 50 है ना, तो इसका एरिया हो गया TL मतलब 50T, इसका एरिया 50T, इसका एरिया 50T, टोटल एरिया 100T, total area is 50T plus 50T, so the area is 100T। यहां तक क्लियर है? बताइए, लेंथ 50 है, थ्रोट T है, थ्रोट इनटू लेंथ एरिया होता है, तो 50T और इसका भी एरिया 50T, सो टोटल एरिया इज 100T। डिवाइड कर दो, कितना आ गया 75/T। पहला पॉइंट ओवर, पहला स्टेप ओवर। नाउ कम टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं बताओ, टॉ2 इक्वल टू क्या होता है MR/J है ना, टॉ2 इक्वल टू MR/J। अब बताओ इसमें हमें M चाहिए, तो M कितना हो जाएगा 7500 इंटू इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी कितनी है इस केस में 25 20 कितना 125 125, यस। सो 7500 मल्टीप्लाइड बाई 125, ठीक है। 100 तो यहाँ तक है, और इस 50 का हाफ है ना 25, तो 100 प्लस 25 125 इज द इसेंट्रिसिटी। तो M मिल गया आपको, जो भी आएगा M तो क्लियर हो गया। अब R बताइए, R कितना है 25/√2 25√2। हाँ, तो 25√2। देखो ये टोटल 50 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बड़े आसानी से पता लग गया, सिमेट्रिक है, तो ये वाली डिस्टेंस 25 हो गई, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 25 है, 25 और 25 करने से ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई 25√2 है ना। तो R की वैल्यू 25√2 ले लेंगे आप इस पॉइंट के लिए, ठीक है। अब आता है J आप कहां से निकालेंगे, डाटा बुक से निकालेंगे। तो एक बार फिर से डाटा बुक देखें, ठीक है, एक बार फिर से देखें। तो मैं इसको जरा स्टॉप शेयर कर रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको शेयर करता हूं डाटा बुक, डाटा। अपनी ज्योमेट्री मिलानी है आपको, है ना। आप लोग खुद बताना, मैं बढ़ा रहा हूं, कौन से पेज पे आपकी ज्योमेट्री फिट हो जाए, बस वही बता देना आप, ठीक है। ये देखो, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायग्राम कहाँ पे दिए हैं, नीचे दिए हैं ऊपर दिए हैं, ये भी चेक करना है ना, हेडिंग्स भी देख लेना। टॉर्जनल प्रॉपर्टीज है ना, बताओ। देखो यहाँ एक लाइन में वेल्ड है, यहाँ दो लाइन में वेल्ड है, लेकिन ये वर्टिकल वेल्ड है ना। और हमारे केस में कैसी वेल्डिंग है, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग से, है ना, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग है। तो आपको देख रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी आपसे मैच खा रही है, दो जगह वेल्डिंग है, बताओ मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। यस सर, मैच खा रहा है ना। यस सर। तो अब ये JW यहाँ पे क्या है, BQ प्लस 3BD²/6 है ना, ये हमारा फॉर्मूला है मान लीजिए। तो अब B की वैल्यू आप कितनी लेंगे, B मतलब वेल्ड की लेंथ। तो हमारे केस में वेल्ड लेंथ कितनी है क्वेश्चन में, जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे थे उसमें ये वाली लेंथ कितनी है 50, ये लेंथ 50 mm मिलीमीटर दे रखी है, तो आपका B कितना हो जाएगा 50 मिलीमीटर, है ना। अब D आपके केस में कितना दे रखा है, वो भी 50 दे रखा है, तो आपका D भी 50 हो जाएगा। बस B और D चाहिए तो आपका J निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डाटा बुक का यूज करके और देख लेते हैं जरा इसमें। तो इसमें दो इसेंट्रिक लोडिंग के भी दो केस होते हैं, एक होता है इन द प्लेन ऑफ द वेल्ड्स और एक होता है सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट।
तो वो दोनों केस यहाँ पे अलग अलग दे रखे होंगे, है ना। देखो ये भी मैच खा रहा है हमारे उससे, है ना। तो हमें वो लेना है जो प्लेन ऑफ वेल्ड में हो। लाइन प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्ड, बेंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वेल्ड ट्रीटेड एज ए लाइन। ठीक है, तो ये सब बेंडिंग मोमेंट वाले हैं। अब इससे ऊपर देखो क्या दे रखा है। डाटा बुक को रिग्रेसली देखना जरूरी है। दो तरह से डायग्राम मिलेंगे, एक तो प्लेन ऑफ वेल्ड में मिलेगा और एक सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, जो भी केस हमें पढ़ना है आगे। एसेंट्रिक लोडिंग में दो तरह के केस होते हैं, एक प्लेन ऑफ वेल्ड का होता है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ती है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ती है, और दूसरा सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट होता है जिसमें हमें उसकी जरूरत पड़ती है केवल इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा है बस वही हमारा फॉर्मूला सही है। तो हमारा क्या फॉर्मूला था, जरा बताओ। इस फॉर्मूले को नोट करो, कहाँ है वो फॉर्मूला, ये वाला। बी क्यू प्लस 3 बी डी क्यू अपॉन 6। हाँ, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया JW, है ना, बिल्कुल ये वाला था। BQ प्लस 3BD स्क्वायर बाई 6 बस, है ना। तो मैं जरा अब इसको क्लोज कर दे रहा हूँ डाटा बुक को। ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, मैंने रेफरेंस के लिए आपको बताया था। ये मैंने स्टॉप शेयर किया, दोबारा से मैं PPT पर आ रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपका मिल गया, Z इक्वल टू, हाँ, Z इक्वल टू B क्या था बोलिए जरा, आपको याद होगा, B क्यूब था प्लस BQ 3BD स्क्वायर अपॉन 6। अब देखो B मतलब ये लेंथ, तो ये कितनी दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, 50। तो ये हो गया 50 का क्यूब, 3 इंटू 50 D स्क्वायर, D मतलब ये वाली लेंथ, ये भी 50 है, तो 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। सॉल्व कर दीजिए, आपको Z मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो M मिल गया, J मिल गया, R मिल गया, तो टॉ2 भी मिल जाएगा। ठीक है, टॉ1 और टॉ2 मिल गए। इसके बाद में आपको रिजल्टेंट निकालना है, किसकी हेल्प से, पैरेललोग्राम की हेल्प से रिजल्टेंट निकालना है। टॉ1 स्क्वायर प्लस टॉ2 स्क्वायर प्लस 2 टॉ1 टॉ2 कॉस ऑफ थीटा। अब उसमें थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो थीटा कैसे निकालोगे। अब मैं जरा थीटा निकालने पे और बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन तो आप अपने आप कर लेंगे। थीटा कैसे निकलेगा उसको देखिए जरा। थीटा के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना देते हैं हम यहीं पर। इस पॉइंट के लिए ये कौन सा स्ट्रेस है बताते जाओ, प्राइमरी। ठीक है, ये क्लॉकवाइज ही है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाना पड़ेगा। ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी। इस पॉइंट के लिए ये कौन सा हुआ, प्राइमरी। इस पॉइंट के लिए ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी। अब तो समझ में आ रहे होंगे यारो। इस पॉइंट के लिए ये कौन सा हुआ, प्राइमरी। इस पॉइंट के लिए, इसी पॉइंट के लिए ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पॉइंट के लिए ये कौन सा हुआ, प्राइमरी, और इस पॉइंट के लिए ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी। ठीक है, ये हमारा θ1, ये हमारा θ2, ये हमारा θ3 और ये हमारा θ4। ठीक है, अब बताओ थीटा, पहले तो ये बताओ θ2 कितना है या θ1 कितना है, निकाल सकते हो ज्योमेट्री से, वही ट्रिग्नोमेट्री लगानी है बस। तो देखो θ1 निकालना बताते हैं आपको। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिया। यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। ये जो τ2 है ये इसके ऊपर ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहां से आप ऐसे ये ट्रायंगल भी बना रहे हैं, तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल की हेल्प से। निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं बताओ। ये एंगल आप इस ट्रायंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं ना, इस ट्रायंगल की हेल्प से। ट्रायंगल का नाम दे देता हूं G, इस पॉइंट को दे देते हैं A और B, GAB। 45 होगा सर ये, हाँ GAB की हेल्प से 45 हो गया, क्योंकि देखो ये भी 25, ये भी 25, तो ये 45 हो गया। सही बात है, ये 45 हुआ तो ये भी 45 हो गया, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स होते हैं ना,
भाई दो लाइनें हैं, यदि ये मान लो 45 है तो ये भी 45 होता है, तो जब ये 45 है तो ये भी 45 हुआ। ठीक है, अब आपको ये पूरा चाहिए, तो ये बचा हुआ कितना है 90, तो ये 90 है, ये भी 90 है, स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, तो ये 90 है और ये 45 है, तो 90 प्लस 45 कितना हो गया 135। 35। तो थीटा 1 की वैल्यू हो गई 135 डिग्री। थोड़ा सा दिमाग मारना पड़ेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री का, ज्योमेट्री को देखकर आप थीटा बड़े आराम से निकाल लेंगे। अब बताओ थीटा 2 कैसे निकलेगा? थीटा 2 के लिए भी ट्राइंगल बना लो उसी तरह, है ना। थीटा 2 के लिए भी ट्राइंगल बना सकते हो, चाहे ऐसे ट्राइंगल बना लेना, चाहे ऐसे ट्राइंगल बना लेना, इधर भी बना सकते हो, जिधर चाहो इधर बना लो, चाहे इधर बना लो। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब आपका ये 90 है ना, और ये थीटा 2 आपको निकालना है, तो ये वाला ऐसे निकाल सकते हो आप। थीटा 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आपका रिजल्टेंट निकल गया। अब जो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होगा उसको 100 के इक्वल करके आप h फाइंड कर लेना, t फाइंड कर लेना। पहले t फाइंड होगा, जैसे ही t फाइंड हो जाएगा तो h इक्वल टू क्या होता है t√2, t इक्वल टू h/√2, तो h इक्वल टू t√2। जब t निकल जाएगा तो h निकल जाएगा। क्वेश्चन में h पूछा है, साइज ऑफ द वेल्ड। क्वेश्चन क्लियर होगा? सर हाँ बोलिए। जो अभी एग्जाम्स होगा सर उसमें ऐसे कन्वेंशनल क्वेश्चन आएंगे? 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन होगा, भले उसे हम ऑब्जेक्टिव बना देंगे, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसे हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, साइज ऑफ द वेल्ड लिखना है आपको सॉल्व करके। ओके सर। हाँ, इसलिए करना सब है। सर अभी जो मॉक पेपर हो रहा है हाँ, उसके अंदर तो ये हमने आज सेंट्रिक लोडिंग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब क्या क्या टॉपिक बचा है जरा एक बार नजर मार लें, है ना। वेल्डेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट, बस ये टॉपिक और बचा है, ये भी सेंट्रिक लोडिंग का ही पार्ट है। तो इस टॉपिक को अब अगली क्लास में लेंगे, फिर उसका न्यूमेरिकल करेंगे। फिर ये टॉर्जनल का है, तो 2 टॉपिक, फिर एक फ्लक्चुएटिंग का है। 3 टॉपिक बचे हुए हैं अभी वेल्डिंग में। ठीक है, तो अगली क्लास में हम वेल्डिंग को फाइनल कर देंगे। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं सर अभी कोई क्वेरी नहीं है सर। कोई क्वेरी नहीं है ना, ठीक है। यस सर। तो अच्छा ये बताओ, कल सैटरडे है ना? जी सर। और आपकी कोई क्लासेस तो होंगी नहीं कल? नहीं सर कल नहीं है। हाँ, तो क्या हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगा लें कल?